आप उसको देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है कि गति पर निर्भर नहीं होती है, दूसरा ऑप्शन तापमान पर निर्भर करती है, तीसरा अपने द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और चौथा ऑप्शन है या केवल ठोस में होती है आपका। तो देखिए ध्वनि की जो गति है आपका वो तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान पर क्या करती है आपका निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और कि अगर आपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में जो है आपका चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि का उत्पत्ति किससे होती है आपका। तो ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है, प्रकाश तरंग से, कंपन से, रेडियो तरंग से, तो विद्युत प्रवाह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कंपन से। ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है आपका कंपन से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि का तीव्रता, ठीक है, किसे कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि की ऊर्जा का प्रवाह। ध्वनि की ऊर्जा किस रेट से आपका प्रवाहित होती है, कितनी तेजी से, उसी को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की तरंगों की लंबाई को मापने की इकाई क्या होती है आपका। तो ध्वनि की तरंगों की जो आपका लंबाई मापते हैं वो किससे मापते हैं, मीटर में, हर्ज में, सेकंड में, जूल में। देखिए जूल में, सेकंड में, हर्ज में तो होगा नहीं, किसमें होगा आपका मीटर में हो जाएगा आपका। ठीक है, किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि का फैलाव किस रूप में होता है। तो ध्वनि का फैलाव किस रूप में है। तो देखिए ध्वनि का फैलाव किस रूप में होता है, सीधी रेखा में, गोलाकार रूप में, अर्धवृत्तीय रूप में, त्रिकोणीय रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा ध्वनि का फैलाव चारों तरफ होती है। आप बोलते हैं तो इधर भी सारे तरफ क्या होता है साउंड आपका निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 गोलाकार रूप में। नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि की तीव्रता किससे प्रभावित करती है। तो आपको या किससे प्रभावित होती है, तो आपका दबाव से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दबाव से। ध्वनि की तीव्रता किससे प्रभावित होती है आपका दबाव से। नेक्स्ट है आपका किस परिभाषा के अनुसार ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। तो ध्वनि तरंगों का संचरण होता है आपके यांत्रिक तरंग के परिभाषा के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है आपका। तो किलो हर्ज, जूल या वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हर्ज। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हर्ज। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या आपका हर्ज। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव कान के सुनने की सीमा कितनी होती है आपका। तो 20 से 20,000 हर्ज। ठीक है, श्रव्य तरंग जो होती है। और आपका 20 हर्ज से नीचे के जो साउंड है वो क्या करता है इंसान नहीं सुन सकता, कुत्ता वगैरह सुन सकता है। और 20,000 से ऊपर का जो साउंड है वो क्या होता है आपका पराश्रव तरंग होता है जिसको चमगादड़ वगैरह सुन सकता है।
हेलो, शायद साउंड आ रही है। ठीक है, ठीक है, साउंड क्लियर होगा, साउंड आ रहा है आपको। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे आपका कि ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, क्यों? तो ठोस में सबसे अधिक होती है इसलिए क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं क्या होता है, सबसे नजदीक नजदीक में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 यांत्रिक तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग क्या होती है आपका? यांत्रिक तरंग होती है और अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट है आपका एक हर्ज का मतलब क्या होता है? तो एक हर्ज का मतलब होता है आपका एक ध्वनि तरंग का एक चक्र प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग का एक चक्र प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं लोग? हर्ज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका उच्च आवृत्तियां किस ध्वनि के लिए जिम्मेदार होती है आपका? तो उच्च तीव्रता वाली ध्वनि के लिए उच्च आवृत्तियां से क्या पैदा होगी आपका? उच्च तीव्रता वाली ध्वनि पैदा होगी। ऑप्शन नंबर 2। ध्वनि की गति पानी में कितनी होती है आपका? तो ध्वनि की गति पानी में कितनी होती है आपका? 1482 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वायु में कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखिए। सबसे ज्यादा किसमें होता है? एल्यूमिनियम में होता है आपका, 6420 होता है आपका। इसके अलावा आयरन में 5600 के आसपास होता है आपका। इसको भी आप याद रखिए। ध्वनि का अवशोषण किस प्रकार के पदार्थों द्वारा अधिक होता है आपका? नरम और उत्तक युक्त पदार्थ। ठीक है, ध्वनि सबसे ज्यादा क्या होती है आपका? नरम, जहां पे नमी होगा वहां पे ध्वनि का होगा ज्यादा आपका ट्रेवल करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो दबाव, तापमान और घनत्व तीनों पर डिपेंड करता है आपका। ध्वनि का वेग दबाव पर, तापमान पर और घनत्व तीनों पर आपका डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तरंगों के माध्यम में गति क्यों नहीं होती है? ध्वनि के तरंगों के माध्यम में गति क्यों नहीं होती है? तो देखिए ध्वनि की तरंगों के माध्यम में गति क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका कण गति से नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनका कण गति से नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों का फैलाव किस दिशा में होता है आपका? सभी दिशाओं में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग कितने प्रकार के होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्वनि तरंग कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं आपका। ऑप्शन नंबर 2। ध्वनि का दबाव किस से संबंधित है आपका? तो ध्वनि का दबाव बेसिकली आपका ध्वनि की तीव्रता को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है आपका? तो न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है आपका? बल से, जड़त्व से, गुरुत्वाकर्षण से, ऊर्जा से। न्यूटन के पहला नियम से हम लोग क्या मिलता है? हम लोग को जड़त्व का परिभाषा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा आपका। ठीक है, न्यूटन का 3 नियम है। ठीक है, जिससे पहला नियम से हम लोग को जड़त्व की परिभाषा मिलती है। दूसरा नियम से आपका F इक्वल टू एम का इक्वेशन मिलता है। और तीसरा नियम से क्या होता है आपका? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तभी गति करेगी जब उस पर कोई बल लगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसमें मोशन के उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट कब होगा आपका? जब तक उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ए। त्वरण की इकाई क्या होती है आपका? तो त्वरण की इकाई क्या होती है आपका? मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है आपका? स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर से हम लोग गति को मापते हैं। और थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मापते हैं। कैलोरीमीटर से ऊर्जा को मापते हैं। और गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? आपका विद्युत धारा को, वोल्टेज को मापते हैं आपका।
न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है आपका? तो प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर 2। गति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका? तो मीटर पर सेकंड। गति किससे मेजर करते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। 1 न्यूटन बल कितना के बराबर होता है आपका? तो 1 केजी वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड जो आपका स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो आपका बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है आपका F इक्वल टू एम ए। तो 1 न्यूटन बल पूछ रहा है कि क्या होता है आपका? तो 1 न्यूटन बल क्या होता है कि 1 केजी मास के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सलेशन अगर दिया जाए किसी वस्तु पर तो उससे जो आपका बल पैदा होगा वही आपका 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा आपका, 1 नंबर। एक वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन वजन क्यों बदलता है? क्योंकि वजन जो है आपका गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू चेंज होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल का प्रभाव क्या होता है आपका? बल का प्रभाव क्या होता है? तो वस्तु का आकार बदल सकता है। क्या आपका? वस्तु का आकार बदल सकता है, हाँ। गति की दिशा बदल सकता है, हाँ। वस्तु की गति बढ़ा या घटा सकता है, हाँ। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फोर्स क्या कर सकता है आपका? किसी वस्तु जैसे बॉल है आपका, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? टेढ़ा मिलंगड़ा हो जाएगा। या कोई भी चीज, किसी भी वस्तु का फोर्स के द्वारा उसके आकार को बदला जा सकता है। घर द्वार, बड़े से बड़े चीजों को गति की बदल सकते हैं आपका। जैसे मान लीजिए कोई आपको बॉल इधर जा रहा है, फोर्स लगाएंगे तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। तो तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल न लगे तो वह स्थिर रहेगी या समान गति से चलती रहेगी। इन क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल न लगे तो वह क्या होगा? तो वह स्थिर रहेगी या समान गति से चलती रहेगी, मतलब जो स्थिति है उसको मेंटेन करेगी। अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो आपका अगर कोई बल नहीं लगता तो रेस्ट में ही रहेगी आपका। कोई मोशन में है तो आपका अगर कोई बल उस पर नहीं लगता तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, मतलब जो स्थिति है उसको मेंटेन करना चाहेगी। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और वजन में मुख्य अंतर क्या है आपका? तो द्रव्यमान और वजन में मुख्य अंतर क्या है? वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। त्वरण और वेग के बीच क्या संबंध है आपका? त्वरण वेग की दर है। त्वरण क्या आपका? त्वरण किसको बोलते हैं हम लोग? बेसिकली त्वरण की परिभाषा क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सरल रेखीय गति को और क्या कहा जाता है आपका? तो आपका रेखीय गति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्व बल का कार्य किसने समझाया था? तो गुरुत्व बल के बारे में किसने समझाया था? तो न्यूटन ने। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने। गति में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले बल को क्या कहा जाता है? गति में उत्पन्न करने वाले फैक्टर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोमेंटम किसका गुण है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मोमेंटम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। संवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है आपका? केजी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर एम भी होता है। एम मतलब मास, तो मास है क्या? केजी। अब वेलोसिटी का मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु निरंतर 10 मीटर पर सेकंड गति से चल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण 0 हो जाएगा। क्योंकि त्वरण तभी निकल पाएगा जब उससे गति में क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बाई टी। यानी कि जो आपका गति के जो परिवर्तन की जो दर होती है वही त्वरण होता है आपका। तो चूंकि गति कांस्टेंट है आपका, ठीक है, शुरुआत में भी 10 था, बाद में भी 10 है, तो त्वरण क्या आएगा आपका? 0 आएगा।
कौन सी शक्ति पृथ्वी की ओर वस्तुओं को खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर 4। गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स इक्वल टू क्या आता है आपका? जी m1m2/r²। इसको याद रखिएगा और इसमें इतना आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और दूरी पर अभिन्न फॉर्मूला लिखा था आपका। गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू क्या होता है? जी m1m2/r²। ठीक है, तो ये मास पर डिपेंड करता है आपका और साथ में आपका दूरी पर डिपेंड करता है आपका। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है आपका? बल और समय का संबंध बताता है आपको। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के वजन को मापा जाता है आपका, तो किसी वस्तु के वजन को किसमें मेजर करते हैं हम लोग? न्यूटन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि बल शून्य हो तो वस्तु पर कैसा प्रभाव पड़ेगा आपका? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बल ही नहीं लग पा रहा तो वस्तु में परिवर्तन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने साइंस का जो आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, आसान आसान क्वेश्चन हमने आज कराया है। ठीक है, अभी हम आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि आसान से यहाँ पर मध्यम, मध्यम से आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है आपको कि अभी आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। आसान भी कराएंगे आपका, मध्यम भी कराएंगे आपका, डिफिकल्ट भी कराएंगे आपका, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी कराएंगे, सारे क्वेश्चन को कराएंगे। क्योंकि अभी साइंस का 2 क्लास है, तो मात्र दूसरा क्लास है, तो पहले हम लोग आसान आसान क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे आपका एक हैबिट में आ जाए, कुछ रिवाइज हो जाए, फिर हम लोग उसके बाद आपका अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं कि हमने आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।